हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आपका यूट्यूब चैनल डेली ऑफिशियल बिजनेस आइडिया। चलिए, हम लोग देख रहे थे पहला लेक्चर में पहले तो हम लोग पॉलिटिकल देख रहे थे। पहला लेक्चर ख़त्म हो गया था। अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संविधान सभा के सदस्य को चुनाव हो गया था। एकल संक्रमणीय मत के आधार पर, उसी के आधार पर संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था। और संविधान सभा के सदस्य जब चुनाव हो गया तो एक बैठक बुलाया गया। वो बैठक कब बुलाएगा? पहला बैठक था वो बैठक बुलाया गया 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया। तो उस समय अध्यक्ष नहीं चुना गया था। अध्यक्ष कौन रहेंगे? कोई भी बैठक में एक अध्यक्ष की जरूरी होती है। तो अध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो उसमें सबसे अनुभवी और सबसे बुजुर्ग जो सबसे अनुभवी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अगला दिन एक दिन छोड़ के फिर 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ। तो उस बैठक में क्या किया गया कि पहले अध्यक्ष को ही चुन लिया गया। अब अध्यक्ष को चुना गया, उसमें वोटिंग हुई कि अध्यक्ष कौन रहेगा। तो अध्यक्ष को चुना गया। तो उसमें चुन के आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उनको अस्थायी अध्यक्ष तो पहले चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अब अस्थायी अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब आगे कार्य बढ़ा। तब क्या करेंगे कि अगले दिन हुआ, मैं 12 दिसंबर छोड़ के 13 दिसंबर को तो फिर बैठक बुलाया गया। उस बैठक में प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया। उस प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे। अब बोलिए साहब की प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना आपको बताते हैं कि प्रस्तावना है कि आप मान लीजिए कोई बुक खरीदने गए। तो देखिए, बुक के ऊपर पहला किताब के नाम लिखा रहता है कि ये किताब है। अगला पन्ना पलटिएगा तो लेखक के नाम लिखा रहता है कि कौन किताब को किसने लिखा है। उसका अगला पन्ना पलटिएगा तब आपको प्रस्तावना मिलेगा कि इस बुक में किस किस संदर्भ के बारे में लिखा गया है। उस संदर्भ जब पढ़ लीजिएगा, उस संदर्भ के बारे में पढ़ लीजिएगा, उतना जितना प्रस्तावना लिखा है, तो आपको पूरा बुक के बारे में पता चल जाएगा कि बुक में क्या लिखा है, क्या चीज़ है, कैसे बना है, कि कैसे क्या चीज़ के बारे में बोलना चाह रहे हैं, क्या इसमें मेंशन किया गया है, सब प्रस्तावना में लिखा हुआ रहता है। तो 13 दिसंबर को जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किए, तो देखिएगा, पहला बुक खरीदने जाइएगा तो पहला बुक लीजिएगा संविधान का, भारत का संविधान का। तो बुक के ऊपर में पहले पन्ना में लिखा रहता भारत की संविधान। अब अगला जैसे पन्ना पलटिएगा तो लिखा रहता है लेखक नाम। जिस तरह लिखा रहता है तो इसमें लेखक के नाम किनको लिखा रहता है? तो लिखा रहेगा संविधान सभा। जैसे बुक के लेखक के नाम तो अगला पन्ना पलटिएगा तो लेखक का नाम लिखा रहता है, लिखा रहेगा लेखक नाम संविधान सभा। अब अगला पन्ना जैसे पलटिएगा तो प्रस्तावना लिखा रहता है। प्रस्तावना में लिखा है जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना प्रस्तुत किए। ये प्रस्तावना में लिखा गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता अनुसूचित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अधिनियम करते हैं और अपनाते हैं। ये पढ़िएगा तो पढ़ने हमको 1 मिनट लगा। तो आपको कितना मिनट मैंने आप समझ सकते हैं, आपको याद कितना मिनट रहेगा। मैंने आज पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा, फिर पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा, फिर पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा। तो एक प्रस्तावना बहुत छोटा सा है, वो प्रस्तावना देखिए। प्रस्तावना और भी प्रस्तावना में भारत
को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। हम भारत के लोग, भारत में अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है। अब हम लोग समझते हैं, हम भारत के लोग, अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है। इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है, इसको हमको हटाना है, हमको कांग्रेस की सरकार को लाना है। तो क्या करेंगे? बीजेपी की सरकार कैसे हटेगी? तो जनता हटाएगी। जनता हटाएगी कैसे? बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, तो किसका सरकार चलने लगेगा? कांग्रेस की सरकार चलने लगा। तो अंतिम प्रभुसत्ता किसके पास है? तो जनता के पास है। क्यों? जनता जब चाहेगी तब सरकार को चेंज कर देगी, जब चाहेगी तब दूसरे सरकार को ले आएगी। इसलिए अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है। अब अगला एक अक्षर लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरी उच्च राजनीतिक सत्ता ना हो। मान लीजिए हम लोग का सबसे प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राष्ट्रपति किन्हीं दूसरे देश का बात मानने लगे तो क्या कहेंगे कि मेरा भारत जो है अभी तो किसी का बात नहीं मानता है, इसीलिए कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश इंडिया है। आप कहीं दूसरे राजनीतिक पार्टी का बात मानने लगे राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति का बात मानने लगे इंडिया का राष्ट्रपति, तो हम लोग क्या कहेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य इंडिया नहीं है। इसीलिए मेरा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अगला बात आता है, अगला में लिखा गया है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ यहाँ ये है समानता, आर्थिक, सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसरों में राजनीतिक समानता। अब सुनिए, पहले क्या होता था कि पहले के समय में जातिवाद था। पहले 4 जाति थे। कौन कौन जाति थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति में बांटा गया था। ये 4 जाति में बांटे गए। जो ब्राह्मण थे उसको विशेष अधिकार दिया गया था, और जो शूद्र थे उनको शोषण करता था लोग। शोषण क्या करता था? माने जान लीजिए कि शूद्र लोग को अब माने कहीं जाते, अभी भी देखिएगा शूद्र जो पहले का आदमी थे, तो अभी भी अपने गांव में जाइएगा तो देखिएगा शूद्र माने राम ये सब आते हैं लोग, तो शूद्र देखिएगा दूसरे ये जितना गांव है ना, गांव में देखिएगा पूरा गांव के अलग में देखिएगा शूद्र लोग का घर बना है, अलग पहले बना था, अब तो सब साथे बनाने लगा। अब देखिएगा शूद्र जितना राम है उनका अलग था। जैसे इधर क्षेत्र, इधर ब्राह्मण रहेगा, क्षेत्र रहेगा, वैश्य रहेगा, शूद्र रहेगा, शूद्र नहीं रहेगा, क्षेत्र ब्राह्मण और वैश्य रहता था। शूद्र के लिए एक अलग जगह बनाया गया था। अभी भी गांव में है अलग। देखिएगा, पूछिएगा दादा ये सब होंगे तो पूछिएगा कि राम ये सब का है, तो बोलिएगा देखिए वो टोला है, उसमें वहाँ पे रहता है लोग। इन लोग का बहुत डिफ़िकल्ट ज़िंदगी था, क्योंकि इन लोग जो थे सो ना तो धार्मिक स्थल पे जा पाते थे, ना तो स्कूल में जाते थे। इन लोग को सब में रिस्ट्रिक्टेड लगा दिया था, ना स्कूल में जा पाते। अभी जान लीजिए कि उन लोग धार्मिक स्थल में नहीं जाना, पहले मना कर दिया गया था। अभी उस तरह है नहीं है। कैसे नहीं है कि धार्मिक अभी लिखा कि धार्मिक स्थल में जा सकते हैं। धार्मिक ऐसा थोड़ी कि शूद्र के लिए अलग बनाया गया है और ब्राह्मण के लिए अलग मंदिर बनाया गया। अभी ऐसा नहीं ना, कोई भी जाकर पूजा कर सकता है। अब अभी ऐसा नहीं है कि जाके अभी हॉस्पिटल में अलग इसके लिए भारत में कि शूद्र लोग यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे ब्राह्मण लोग दिखाएगा, ऐसा नहीं है। जातिवादी तो अभी कुछ नहीं है। अभी ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन के लिए अलग डब्बा बन गया है और ब्राह्मण ट्रेन शूद्र के लिए अलग बन गया है और ब्राह्मण के लिए अलग बन गया है। वैसा नहीं है, सब एक समान है, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी
कोई भी जा सकता है। इसमें भेदभाव नहीं किया गया, इसमें लिखा कि भेदभाव नहीं किया गया। अब बात आई आरक्षण का कि आरक्षण इन लोगों को कैसे मिला। जो छोटा है लोग तो आरक्षण इसलिए मिला, छोटा जाति का आदमी क्या, छोटा जाति जो रहते थे, मान लीजिए हम लोग 4 भाई हैं, पहले भाई ना था, इन लोग सब बांट दिया था। 4 भाई था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था, क्षत्रिय था। तो मान लीजिए इन लोग का है कि इन लोग के इसलिए थी मिला आरक्षण, 4 गो भाई, एक भाई को पिछड़ जाएगा तो उसको जो अगला भाई होगा, और 3 भाई बहुत आगे बढ़ गया, एक भाई पिछड़ गया है, तो भाई को हाथ पकड़ के आगे ले जाइएगा कि नहीं। इसीलिए इन लोग ST SC जो होते हैं विशेष छूट दिया गया था। इतना तो हमको लगता है समझ में आना चाहिए कि आर्थिक, सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ समझ में आया, तथा अवसरों में राजनीतिक समानता। अभी देखिए अवसर में प्रतिष्ठा और अवसर में राजनीतिक समानता, अभी जो है फॉर्म आता है कोई चीज़ का, तो ऐसा नहीं ना है कि शूद्र लोग नहीं भरेंगे, ब्राह्मण लोग भरेंगे, क्षेत्र लोग भरेंगे, ऐसा नहीं ना है। अभी सब लोग भर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमको लगता है कि जितना लिखा गया है नोट्स में उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए और बहुत आराम से आ जाना चाहिए। मेरा जितना प्रयास रहता है पूरा प्रयास हम लगाते हैं कि और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।